अब आती है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पर हम एक चार्ट के द्वारा चीजों को समझते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। पहले तो आपको इजी भाषा में समझा दें कि आपने मान लो कोई आपने शॉप खोली या कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप उसमें कुछ कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है, यानी कि पैसा लगाएंगे। तो पैसा लगाने का एक शब्द हो गया कॉस्ट, ठीक है, या आप ये कह सकते हो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपने लगाया। अब टोटल कॉस्ट जब आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब आपको कोई रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक, प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्लस प्रॉफिट या लॉस। आपने अपनी लागत जितनी लगाई, अगर आपको उतना ही वापस मिल रहा है, इस चीज को समझिएगा, आपने जितना पैसा लगाया, मान लो आपने 100 रुपए लगाए या मान लो 1000 रुपए लगाए आपने, ठीक है, आपने 1000 रुपए लगाए और आपको 1000 रुपए ही रिटर्न मिले हैं, ठीक, यानी कि ना तो आपको प्रॉफिट हुआ, ना तो आपको लॉस हुआ, आपको दोनों ही नहीं हुए, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, ग्राफ पे भी हम आपको शो करेंगे, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, हमने जितनी लागत लगाई उतना ही हमें वापस मिल गया, उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, यानी कि उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। अब इसको कहीं अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, कहीं पे इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए क्योंकि जितना आप लगाते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगी ना। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए लगाए और आपको 900 रुपए मिले, आप 100 रुपए के लॉस में चले गए, 100 रुपए के घाटे में चले गए, तो जाहिर सी बात है इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इसको अलग अलग और भी ऐसे अलग अलग नाम है जिससे इसको ये हमारा जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल कॉस्ट अगर हमें लगा रहे हैं और टोटल रेवेन्यू जो हमें मिल रहा है विदाउट एनी लॉस एंड विदाउट एनी प्रॉफिट, ये हमारा होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इसको हम ग्राफ से समझेंगे आगे कि इस ग्राफ में क्या दिया गया है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं कि यहां पे हमारे पास दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है फिक्स्ड वैल्यू और एक होती है वेरिएबल वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको एक पर्टिकुलर आइटम में कंटिन्यूअस लगानी ही लगानी है। जैसे मान लो आपने कहा रॉ मटेरियल हमें 500 रुपए का खरीदना ही खरीदना है, तो वो एक फिक्स्ड मटेरियल है, वो फिक्स्ड रेट है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वो तो आपको देनी ही देनी। जैसे हमारे घर में मीटर लगा होता है, बिजली मीटर होता है, ठीक है, तो एक जो मीटर का कॉस्ट होता है, भले आप पूरा महीना बिजली ना यूज करो, एकदम सब कुछ बंद पड़ा है, कमरा खाली पड़ा है, उसके बावजूद आपका बिजली का बिल आता है। क्यों? क्योंकि आपको वो मीटर का कॉस्ट, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जो एक फिक्स्ड कॉस्ट जो कंपनी लगाती है वो तो देनी ही देनी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाता है, लेबर कॉस्ट भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाता है, सारे कॉस्ट आ जाते हैं, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप सामान प्रोडक्शन बनने लगा है और उसको हम आगे निकालने लगे। जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होने लगेगा, जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होने लगेगा, उसी के हिसाब से कॉस्ट हमारी बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। अब ये हमारा एक चार्ट है, इस चार्ट में बस छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल सा आपको समझना है। यहां पे ये दे रखा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू है वाई एक्सिस पे, और यहां पे आउटपुट है, यानी कि कितना हमने कितने टाइम पीरियड पे हमने निकाला। स्टार्टिंग हमारी 1000 पीस से होती है, फिर 2000 पीस, फिर 3000 पीस, 4000, 5000, और उसके अनुसार ही अगर हमने 1000 पीस बेचा तो उसके अनुसार हमारा ये रहा, उसके अनुसार हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अगर हमने 2000 पीस बेचा तो हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और अगर हमने 3000 पीस बेचा तो हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा हमारा जनरेट हो रहा है, इतने पीसेस को बनाने में, इतने पीसेस को बनाने में, इतने पीसेस को बनाने में या बेचने में, कितना पैसा हमारा बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान दो
कि ये पॉइंट है जहां पर मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट में, वो पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू, यानी कि ना नो लॉस एंड नो प्रॉफिट की कंडीशन आ जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन आ जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर हमने एक मान लीजिए कुछ ये मान लीजिए 2100 हुआ। ठीक है, हमने ये 2100 आइटम बनाए थे, जहां पे ये रेड लाइट से है, और कुछ एक अमाउंट यहां पर जनरेट हुआ। तो ये जो 2 पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, जितना हमने बनाया उतना ही हमें मिल गया, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसी से एनालाइज किया जाता है। और ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को देखिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे इस पर्टिकुलर पीरियड से लेकर इस पर्टिकुलर पीरियड तक जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो वैरी करते रहते हैं, और वैरी तब करते हैं जब हमें जैसे हम नंबर ऑफ पीसेस हमने बढ़ा दिए हैं, और नंबर ऑफ पीसेस प्रोडक्शन में क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ पीसेस हमें बढ़ा देते हैं, उसका वो कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। और अगर मान लो नंबर ऑफ पीसेस प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की कोई मान्यता ही नहीं है, बाहर लोग खरीद नहीं रहे, तो हमारा कॉस्ट गिर जाता है। लेकिन ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो बहुत सारे अलग अलग आते हैं जो इस पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सपेंसेस में होते हैं। ठीक, तो ये पूरा हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है। और आपको इसके बारे में कुछ और समझना हो तो आप इस स्लाइड को फिर से आप देखिएगा, पीछे इसको पढ़िएगा, और फिर से एक बार इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ईजी सा है। ठीक है, हर कंपनी इस पर्टिकुलर ब्रेक इवन एनालिसिस को करती है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, अपने पर्टिकुलर कंपनी में, क्योंकि अगर वो ये ना करे तो वो अपने प्रॉफिट को कैसे निकालेगी? कंपनी का मतलब ही है प्रॉफिट, कंपनी का बिजनेस में आने का मतलब ही है प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक तरीका, समझने का तरीका है कि कहाँ पे हम लॉस हो रहे हैं, कहाँ पे हम खराब प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा चार्ट है। अब इसके बाद आती है हमारी गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट आसान है, ये भी एक चार्ट की तरह है, जिसमें हम प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, इवन क्या होती नहीं है, बल्कि आप ये समझो कि प्रोडक्शन प्रोसेस कितना टाइम लेगी। प्लानिंग हमने सोच के रखा था कि सर 2 हफ्ते में हम कंप्लीट कर लेंगे प्लानिंग को, पर वो 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम निकल गया। ठीक, तो वो एक तरीका हो गया। 2 तरीके होते हैं चीजों को बताने के। पहले तो हम मैनुअली हम बताएं कि सर 2 हफ्ते का टाइम हमें चाहिए, और आपने लगा दी 3 हफ्ते। अब आप कहोगे कि अरे यार अब तो हम कैसे बताएं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबके अलग अलग अपने टाइम फिक्स हो जाती है कि भाई प्रोडक्शन का इतना टाइम पीरियड में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, डिजाइन इतने दिन में बन के तैयार हो जानी चाहिए, और बन के तैयार होने के बाद, क्योंकि उसको प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में देनी होती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। लोडिंग का काम होता है, उसे अनलोड करना, डिस्पैचिंग का काम होता है, उसे डिस्पैच करना होता है। उनका टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में आपको देना ही देना है। अगर उससे कम टाइम लगा तो बहुत अच्छा है, ज्यादा टाइम लग गया तो हमें लॉसेज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये गैंट चार्ट उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से दिखाता है। और इस गैंट चार्ट में अच्छाई ये है कि वो ये सब भी दिखा देता है कि कौन सा आदमी कितना टाइम ले रहा है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। हम उसमें इंसानों के नाम भी जोड़ सकते हैं, यानी कि जैसे मान लो हमने कोई टास्क जोड़ा, प्रोडक्शन, मान लो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन होना है, मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसकी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए कितना टाइम हमें चाहिए।
ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। सर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, कितना टाइम चाहिए, हम ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर कुमार ने कहा है 1 हफ्ते का, तो मिस्टर कुमार का 1 हफ्ते का टाइम पीरियड स्लॉट फिक्स हो गया। अब वो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उसमें चीजों को बताते जाएंगे। तो गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टास्क। ये ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टास्क अगेंस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम और जो भी हमारा प्रोग्रेस हुआ है, ठीक। टास्क क्या था, यानी कि प्रोडक्शन, डिस्पैचिंग, कंट्रोलिंग, इंस्पेक्शन, वो टास्क क्या था और उस टास्क को खत्म करने का एक टाइम स्लॉट हमने दे रखा था, वो टाइम स्लॉट के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये गैंट चार्ट के द्वारा हम दिखाते हैं। इसीलिए गैंट चार्ट को इतना ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं क्योंकि हमें इजीली पता लग जाता है। जैसे मान लो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, कहा कि भाई x = y की लाइन बनानी है या x + y = 3 की लाइन बनानी है, आप या मान लो 45 डिग्री की लाइन बनानी है। आपने कहा अब आप मैनुअली बताओगे सर x एक्सिस, y एक्सिस और फिर 45 डिग्री से हम लेंगे और उसको मेंशन करेंगे, ये लाइन बनेगी 45 डिग्री। अब सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, हम और आपकी बात को याद रखेगा कि नहीं रखेगा ये भी नहीं पता। उसके बाद हमें दोबारा से अगर आपसे पूछना है कि 45 डिग्री पे था कि नहीं था, तो हम आपसे दोबारा बुला के पूछेंगे। तो इससे अच्छा है हम एक चार्ट बना लेते हैं और वो चार्ट हम अपने पास सेव करके रख लेते हैं कि भाई 45 डिग्री की लाइन ये है। अब जब हमें कभी याद करना होगा तो हम फिर से इस ग्राफ को खोलेंगे और देख लेंगे कि हाँ 45 डिग्री है। तो ये डिफरेंस होता है मैनुअली बताने में और चार्ट बनाने में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया मैनुअली और चार्ट। तो ये प्रोग्रेशन टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टास्क के बीच में तय होता है इस चार्ट के बारे में। बहुत इजी है ये, अभी इसके बाद हम चार्ट आपको समझाएंगे, ठीक है। तो गैंट चार्ट इज अ बार चार्ट दैट शो द टास्क ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हेन ईच मस्ट टेक प्लेस एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा, कितने दिन में, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट के थ्रू शो किया जाता है एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। हाँ, अब इसको जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस होता रहता है, पहला स्टेप हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप पे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो उसको अलग अलग कलर से शेड कर दिया जाता है। कहीं कहीं पे जैसे प्रोडक्शन में होता क्या है कि जैसे प्रोग्रेस चल रही है, अभी सिर्फ प्लानिंग हुई है, उसको ब्लू से कर देते हैं, ठीक है। और जो प्लानिंग कंफर्म हो चुकी है यानी कि एक्चुअल उसका हो चुका है, उसको हम रेड से कर देते हैं, सॉरी ऑरेंज से कर देते हैं, ठीक। और कहीं पे मान लो डिले हो गया, जैसे मान लो 2 हफ्ते बोला था तो 2 हफ्ते की जगह 3 हफ्ते हो गया, तो वो जो 1 हफ्ते वाला टाइम एक्स्ट्रा लिया ना उसको हम रेड कलर से शो कर देते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि प्लानिंग चल रही थी, तो प्लानिंग के लिए हमने उसको ब्लू से कर दिया, ये हमारी प्लानिंग है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे भी 3 ही कलर हैं, ठीक है। और एक्चुअल में उसको कितना टाइम लग गया, एक्चुअल में उसको टाइम लग गया 1 हफ्ता ज्यादा, ठीक है। तो ये जो 1 हफ्ता हमने ज्यादा लिया है, तो दिस टाइम पीरियड, ये जो 1 हफ्ता हमने ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया, ये टाइम पीरियड हम रेड से शो कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ डिफरेंस पता लगे कि कितना हमने सोचा था, कितना टाइम हमने लिया उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए और कितना टाइम हमें लगा, एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा, ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम है। ये हमारा पहले से गिवन टाइम था, ये टाइम हमारा पूरा टोटल लगा करने में और ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ को शो किया जाता है। अभी इसके बाद हम आपको ग्राफ दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो पीपल असाइन टू ईच टास्क ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड, भाई लोग भी हो जाते हैं, जैसे मान लो मिस्टर शर्मा है वो प्रोडक्शन में, मिस्टर कुमार है वो डिजाइनिंग में है, मिस्टर वर्मा है वो प्लानिंग में है, तो उन सब के नाम भी रख सकते हैं। प्लानिंग में मिस्टर वर्मा ने कहा है कि हम 2 हफ्ते का टाइम लेंगे, तो उनका नाम भी रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं माइलस्टोन चार्ट या प्रोजेक्ट बार चार्ट या एक्टिविटी चार्ट, ठीक है। ये अलग अलग नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा है गैंट चार्ट, ठीक। अब यहां पर ये हमने कहा मार्केट रिसर्च, ठीक है, मार्केट रिसर्च, ठीक। इसके बाद मार्केट रिसर्च के बाद हमारी क्या आ जाएगी, प्लानिंग, ये टास्क 2 में हो गई, ठीक है। टास्क प्लानिंग के बाद हमारी आ जाएगी डिजाइनिंग,
कि हमने डिजाइन कर ली। उस डिजाइन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इंस्पेक्शन, ये टास्क 5 में आ गया। और टास्क 6 में हमारा क्या हो जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग, या मान लो डिस्पैचिंग, ठीक है, हमने कहा डिस्पैचिंग, ठीक है, डिस्पैचिंग। तो अब यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, डिस्पैचिंग, ये हमने अपने से एग्जांपल कंसीडर कर लिया है, ठीक है, कि ऐसे है। तो देखो मार्केट रिसर्च में, अब मार्केट रिसर्च के लिए भी हम एक टीम गठित करते हैं, वो टीम डिसाइड करती है कि सर 2 हफ्ते के अंदर हम आपको रिपोर्ट देंगे। तो टीम ने क्या कहा कि सर हम आपको 2 हफ्ते के अंदर, ये देखिए पहला और दूसरा, इस 2 हफ्ते के अंदर हम आपको रिपोर्ट सौंप देंगे। लेकिन उनको एक्चुअली कितना लगा, ठीक है, एक्चुअल उनको आप ध्यान से देखिए तो एक्चुअल लगा 1 हफ्ता ज्यादा। सिंपली हमने ग्राफ से शो कर दिया, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, हमने सिंपली ग्राफ से शो कर दिया कि सर हमने डिसाइड किया था 2 हफ्ते की बात, लेकिन हमें 1 हफ्ता थोड़ा ज्यादा लग गया क्योंकि मार्केट में थोड़ा जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक। तो ये मार्केट रिसर्च की कहानी होगी। इसी तरीके से प्लानिंग के लिए हमने सोचा था कि प्लानिंग सर हम कितने टाइम पीरियड में कर लेंगे, 1, 2, 3 हफ्ते के अंदर हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग के लिए हमने ये देख लिया कि कितना टाइम लगा, 1, 2, 3 हफ्ते हमें लगे। हमने अपने से पहले बता दिया था कि सर इतना टाइम तो हमें प्लानिंग में लगेगा, लेकिन एक्चुअली हमें कितना टाइम लगा, देखिए जैसे कलर डिसाइडेड है, ठीक है, कि एक्चुअल और प्लान, ठीक। तो एक्चुअल हमें कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 हफ्ते में हमने प्लान करके खत्म कर दिया। देखिए तीसरे और चौथे, देखिए आप, हमने बोला था कि सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा इसको करने के लिए, लेकिन हमें डिजाइनिंग में, क्योंकि बहुत सारे मार्केट रिसर्च के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं, तो हमें ज्यादा टाइम लग गया इसको करने के लिए। एक्चुअल में हमें कितना टाइम लगा, 1, 2, 3, 4 हफ्ते लगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक तरीका है इसको समझने का, ठीक है, सॉरी 1, 2, 3 हफ्ते लगे हमें इसको करने के लिए। तो हमने बोला था 1 हफ्ता, हमें 2 हफ्ता एक्स्ट्रा लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वैसे शो नहीं किया गया है, जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर से शो नहीं किया गया है, और बाकी जैसे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है अपने ग्राफ को यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है उस एक्स्ट्रा टाइम को यहाँ पे रेड कलर से शो कर दिया जाता है कि ये एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने लिया। तो अब सिंपली किसी भी इंसान को अगर देखना होगा, एक नजर में देखना होगा, तो वो पहले देख लेगा, अच्छा ये इन्होंने बोला था 1 हफ्ता टाइम लगेगा, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने कितना टाइम लिया, 3, एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2, यानी कि 2 हफ्ता एक्स्ट्रा कंसिडर कर लिया इन्होंने। तो ये पूरा गैंट चार्ट है। तो ये तो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग का पहला यूनिट था कि हमें किस तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को देखना है, जिसमें हमने कई सारे चार्ट भी हमने अभी देखे, ये लास्ट में पढ़े। फिर हमने कई सारी चीज़ों को समझा कि एस्टिमेशन क्या है, कंट्रोल क्या है, डिस्पैचिंग क्या है, और प्रोडक्शन मैनेजर क्या होता है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है, जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, इन प्रोडक्शन सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्लाइड में थी। तो अब आप, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से कि ये गैंट चार्ट क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट क्या होता है, उसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है।